सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ और बहुत ही भारी मन से और दुखी मन से मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि ऐसी घटना घटी है। मतलब 12 साल बीत गए निर्भया केस को। उसके बाद से अनवरत जो है ये घटनाक्रम चलते आ रहा है। कभी सिर्फ बस हम क्या होता है कि मोमबत्तियों से मोमबत्ती जला कर करके धरना प्रदर्शन कर करके त्वरित आक्रोश दिखा कर करके फिर शांत बैठ जाते हैं। लेकिन जो एक आक्रोश जिस अभी जो फिलहाल जितना पैदा है, वही अगर जो हमेशा बरकरार रहे तो ही सरकार जो है, अभी तक एक ठोस कानून इस पर नहीं बन पाया। सरकार इस पर कानून नहीं बना पाई। ठीक है, फांसी का जहाँ तक एक प्रावधान हो किया गया है, लेकिन अभी मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतने विकृत मानसिकता के लोग अगर उसको मनुष्य कहें, इंसान कहें, आदमी कहें, तो मुझे लगता है कि ये सरासर मतलब गलत होगा और ये अपराध की श्रेणी में ये भी आ जाएगा, क्योंकि वो मनुष्य तो हो ही नहीं सकते, वो इंसान हो ही नहीं सकते जो इस तरह से घृणित कार्य करते हैं, और ये भी विकृत रूप से तरीके से। अभी पिछले कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में इतनी घटनाएं घटी हैं, चाहे वो ये तो कोलकाता में जो हुआ वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड पे लोग जान रहे हैं, लेकिन जो बिहार में मुजफ्फरपुर में हुआ, जिस तरीके से प्राइवेट पार्ट्स को काट कर करके उसकी हत्या, बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। उत्तराखंड में इस तरीके से छोटी बच्ची के साथ जो है बलात्कार किया गया, जिसके वजह से वो मानसिक संतुलन खो दी है। उसी तरह से उदयपुर में हुआ है। मतलब इतने जघन्य अपराध, इसको किस मतलब शब्द कम पड़ जाते हैं इन अपराधों के लिए। मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया वाला कानून यहाँ भी लागू होना चाहिए इन सब चीज़ों के। डायरेक्ट चौराहे पर वैसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ, अगर फांसी भी हो तो मतलब वो काल कोठरी और या अंदर में जैसे जेल के अंदर होता है, या उस तरह से नहीं, सरेआम। और ऐसी सज़ा, वो भी फांसी से ज़्यादा भी कोई अगर सज़ा भयानक हो तो मिलनी चाहिए, क्योंकि जिससे कि इस तरह से जो भी घृणित कार्य करते हैं, जो भी इस तरह के मतलब विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनको डर पैदा हो उनके मन में, उनके अंदर में, कि हाँ, वो आगे करने से, किसी इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले, सोचने से पहले वो मतलब उनका जो है ना, वो रूह कांप जाए। ऐसे सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, पिछले 12 सालों में देश में क्या होता है, हमेशा चाहे वो कोई भी हो, हम आम आदमी हो, सेलिब्रिटी हो, नेता हो, न्यूज़ मीडिया हाउसेस हों, सिर्फ बस तो जिस समय होता है उसी समय 5-6 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 1 महीने तक हम सिर्फ हंगामा करते हैं, मोमबत्ती कैंडल मार्च निकालते हैं, जगह जगह पे मार्च निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, 1 दिन 2 दिन बस हड़ताल पे जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं। बहुत तकलीफ होता है ऐसे घटनाओं का। मतलब तकलीफ क्या, मतलब अंदर से, मतलब जब न्यूज़ में पढ़ रहा था तो अंदर से मतलब लग रहा था ना कि मतलब हिल गया था मैं, जिस तरीके से उसके बारे में जिस तरह अंजाम दिया गया था। राजकर मेडिकल कॉलेज में इंटर्न जो डॉक्टर थी उसके साथ जो हुआ, चाहे वो मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी उसके साथ जो हुआ, मतलब पढ़ कर के न्यूज़ में रूह कांप गई कि भाई ऐसे भी लोग हैं, और वो चैन से अभी छुट्टे में, मैंने खुले में घूम रहा है। ये बड़ा मतलब मतलब चिंतनीय कह सकते हैं कि ये चिंताजनक है। अब हमें तो सही में लगता है कि जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं कि अब अपने, पहले भी हम लोग कहते आ रहे थे या लोग मांग करते आ रहे हैं कि अपनी बेटियों को जो है ना तालीम देनी चाहिए, उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, हथियार की उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, अपने सेल्फ डिफेंस के साथ साथ हमें और आपको भी अपने घर में अपने बेटियों के लिए अपने कुछ न कुछ सुरक्षा के लिए रखने होंगे। यहाँ तो ये भी हो रहा है बहुत सारी घटनाओं में कि घर के ही या आसपास के लोग या रिलेशन में कोई निकल जा रहे हैं। क्या कहा जाए, बहुत ही मतलब स्थिति बहुत ही खराब हो गई कि मैंने जो मनुष्यता के नाम पे ये जो है बहुत बड़ा धब्बा है, कलंक है। आज मैं उसी कड़ी में मतलब जो है ना, एक मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आप लोगों से मैं इसको साझा करूं। बहुत तो पढ़ते पढ़ते अंदर से मैं मतलब भावुक हो गया था, मतलब अंदर से उसको पढ़ते पढ़ते, कि ये जो इंटर्न डॉक्टर थी जो जिसके साथ कोलकाता राजकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, बहुत मुश्किलों से डॉक्टर बनी थी वो, और वो अपने जो है उस कॉलेज को अपना दूसरा घर बताती थी। उसको क्या पता था कि मेरा ही दूसरे घर में, अपने घर से निकल के वो अपने उसके घर से उस कॉलेज की दूरी 1 घंटे के रास्ते दूरी पर था। क्या पता था कि हम अपने घर से निकल के दूसरे घर जा रहे हैं और वहाँ पे हमें नोच-नोच करके लोग मतलब जो है मार देंगे। और इस विभत्स रूप तरीके से, इस घृणित तरीके से, मतलब शब्द मेरे पास कम पड़ रहे हैं कि उसको क्या पता था कि इस तरीके से उसके साथ होगा।
और उसमें शामिल लोग जिसको कि कल तक वो अपने नज़र में देख रहे होंगे कि मेरा कोई अपना हो, वही लोग होंगे शामिल। माता पिता, दोस्त और शिक्षक जितने भी उसके थे, उसके लिए एक ही शब्द कहते थे कि योद्धा थी, वो बहुत बड़ी योद्धा थी। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। गोल्ड मेडल हासिल करने का सपना था। दर्जी पिता, उसके पिताजी जो थे वो दर्जी थे। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सोदेपुर से आरजी कर तक का सफर तय किया। अब बेटी की बारी आई थी परिवार का कर चुकाने की, लेकिन वह अपने माता का जीवन बेहतर बनाए ही बिना इस दुनिया से चली गई। एक दर्जी पिता किस उम्मीद से इकलौती संतान थी, उसको पढ़ा लिखा कर करके, और उस बेटी ने उसके उम्मीदों को जिस तरीके से आगे लेकर के बढ़ी और उसके खरे उतर रही थी, सोचिए कि क्या बीत रही होगी उस परिवार पे अभी, कि वो बिना उनके जो है उस गरीबी से, जिस गरीबी से वो उसके माँ बाप ने उसे पाला और पोस करके वहाँ पर पढ़ाया पहुँचाया था, और वो उसे अब निकालने के लिए अपने जो है जद्दोजहद कर रहे थे, और अचानक बिना कुछ गरीबी मिटाए बेचारे इस दुनिया से चली गई, और वो भी वहाँ से जिसको वो अपना दूसरा घर बताती। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में ही टूट गए। जैसा मैंने पहले बोला कि एक ही बार मतलब रात में उनके सारे सपने टूट गए, या यूं कहें कि तोड़ दिया गया, चकनाचूर कर दिया गया, मटिया मेट कर दिया गया। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उनकी बेटी 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। माँ ने बताया कि यह हमारे घर पूजा का तीसरा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, उसकी पीजी कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए इस बार बृहद रूप से आयोजन करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। ये हम भी चाहते हैं, ये पूरे देश के लोग चाहते हैं, जो भी जिनके अंदर थोड़ी सी मानवता बची हुई, जिनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बची हुई है, वो सभी चाह रहे हैं कि इनको कड़ी से ही कड़ी नहीं सजा, इतनी कड़ी सजा मिले कि आगे चल करके कोई भी इस तरह से काम, इस तरह का घृणित काम करने से पहले, सोचने से पहले भी उसकी रूह कांपे, उसकी आत्मा कांप जाए। परिवार में सब उससे अच्छे अकादमिक स्कोर और मृदुभाषी व्यवहार के लिए रोल मॉडल के रूप में जानते थे। बहुत उसका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा और वो बहुत ही मृदुभाषी थी। एक रिश्तेदार ने कहा उसने जेईई और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी के करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया और आरजीकर, जो उसके सोदेपुर घर से बस लगभग 1 घंटे की दूरी पर था, उसे ही चुना। जैसा मैंने पहले बोला कि उसके घर से उस कॉलेज की दूरी 1 घंटे पर थी। वह एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। उसने माध्यमिक में 90% और उच्चतर माध्यमिक में 89% अंक प्राप्त किए थे। महिला डॉक्टर की मां ने कहा कि वह उनकी इकलौती बेटी थी। उनका जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्होंने कहा कि वह हमारे लिए सब कुछ थी। महिला डॉक्टर के पड़ोसी संजीव मुखर्जी ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां देना चाहती थी। उसके दर्जी पिता भी बहुत खुश थे। उसने हाल ही में अपना घर रिपेयर करवाया था और एक कार खरीदी थी। परिवार गरीबी से उबर रहा था। हर जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास के फैमिली के जो लोग होते हैं, उनके सपने छोटे छोटे होते हैं।
बहुत ज़्यादा बड़े सपने नहीं होते, उसे वो पूरा करना शुरू की थी कि पहले जो घर जो उसका था उसकी मरम्मत करवाती है, एक कार खरीदने के उसके जो हर लोअर क्लास में मिडिल फैमिली के लोगों का होता है, एक छोटा कार होता है, फर्स्ट हैंड ना सही, सेकेंड हैंड नहीं सही, तो हम लें अपने परिवार के साथ घूमें वगैरह। अन्य पड़ोसी काकोली घोष ने कहा, बताया कि उसने उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वह आवारा जानवरों की देखभाल करती थी और उन्हें खाना खिलाती थी और बचाती भी थी। मतलब उस लड़की के अंदर सोचिए कि उसके अंदर कितनी मानवता था कि कोई एक चोटिल जानवर हो या कुत्ता हो अगर जख्मी है तो उसे बचाना, उसका इलाज करना, उसको खाना खिलाना, उसको पालना पोसना सब करती थी। उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। जब वो भी वह छुट्टी पर घर आती थी तो हम में से कुछ लोग, जैसे कि जो भी लोग जानते थे, आसपास आस पड़ोस के लोग सभी जानते थे कि वो एक डॉक्टर है, पीजी कर चुकी है, तो उनमें से लोग, उनके आसपास के पड़ोसी जो उसके थे, उससे चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर सलाह लेने पहुंचते थे और वो तुरंत मदद भी करती थी। एमबीबीएस छात्रों के एक बैच से जिन्होंने अपना काम सीखते समय कोविड महामारी को देखा था, उसने श्वसन चिकित्सा को अपनी विशेषज्ञता के रूप में चुना था। आरजीकर को वह अपना दूसरा घर बताती, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, बीच में भी कहा कि वह बराबर बोलते थे कि ये मेरा दूसरा घर है। उसने खुद को मरीजों के इलाज में डुबो दिया था। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था। और इधर से आकर कर करके उसे जिस तरीके से उसकी मतलब सुनने को, पढ़ने को, न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है कि वहाँ का जो प्रबंधन, मेडिकल कॉलेज का जो प्रबंधन था, उसे 36-36 घंटे तक कंटिन्यू काम करवाते थे। एक तरह से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। आखिर ऐसी क्या बात थी भाई? आखिर ऐसा क्या था? अगर रिपोर्ट की माने, अगर न्यूज़ चैनलों की माने या खबरों की माने या सीबीआई के रिपोर्ट्स की माने, अभी तक जो छन करके रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पे ड्रग्स रैकेट और सेक्स रैकेट, इवन कि एक मित्र ने अखबार कटिंग शेयर किया जिसमें कि मानव अंग की तस्करी का भी बात कर रहा है। लेकिन क्या सच्चाई है? तो सीबीआई के रिपोर्ट के जब रिपोर्ट सबमिट करेगी अभी, तो सीबीआई आज 2 दिनों से लगातार संदीप घोष जो वहाँ का पूर्व प्रिंसिपल रहा, उसके उसका पूछताछ चल रहा है और उसके जो है बयान मैच नहीं कर रहे। एक संजय राय जो उसका शायद दायां हाथ कहा जाता है, और एक अभी जो है अख्तर कर करके वहाँ पे पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट डीएस हुआ करते थे, उनका एक इंटरव्यू एक चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मैं सुन रहा था। अख्तर साहब वो कह रहे थे कि मतलब उतना भ्रष्ट आदमी, संदीप घोष जैसा भ्रष्ट आदमी आज तक उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने 16 साल जॉब किया अख्तर साहब ने। लेकिन सोचिए कि जिस ममता सरकार को, मैं सरकार पर तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उनका इंटरव्यू देख रहा था इसलिए मैं जा रहा हूँ कि जिस ममता सरकार अपने आप को मुसलमान के हितैषी बताती है, उसी कौम से वो अख्तर साहब आते हैं। लेकिन वो 16 साल नौकरी करने के बाद आज उनकी स्थिति ये है कि अगर वो रिटायर करेंगे तो उनको पेंशन तक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाए थे। ये जो ममता बनर्जी जो नौटंकी कर रही है कि अपने ही सरकार उनकी, मुख्यमंत्री वो, गृह मंत्री वो, और उसके बाद वो खुद प्रदर्शन, मतलब धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो मार्च निकाल रहा, आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, उनके पूरे पार्टी के लोग जहां तहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके खिलाफ कर रहे हैं? वहां की सत्ता किसके हाथ में? क्या नौटंकी चल रहा है? और जब आपका वहां का पूर्व डीएस जो उसके खिलाफ में आपको भाई मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री को लिखे, मतलब पूरा जैसा उन्होंने बताया अख्तर साहब ने कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने पत्र लिखे, सभी जगह से जवाब आया, लेकिन मुख्यमंत्री के यहाँ से जवाब नहीं आया। और बाद में उन्होंने उसकी कीमत वो अभी भी चुका रहे हैं कि उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा। वो एक तरह से नौकरी में होते हुए भी नौकरी में नहीं। और संदीप घोष वो अय्याशी की जिंदगी जी रहा। वो बताते हैं कि वहाँ पे एक गेस्ट हाउस था, उस गेस्ट हाउस में मतलब आए दिन जो संदीप घोष के बाहरी लोग जो थे, बाहर के लोग, कॉलेज के लोग नहीं, बाहर के लोग, वो आकर करके वहाँ पे रात बिताते थे लड़कियों के साथ। और वहाँ पे जैसा अख्तर साहब का कहना है कि वो वहाँ पे सीसीटीवी भी वगैरह भी लगा हुआ था, लेकिन वो संदीप घोष ने उसे खुलवा दिया था। और वो एक दिन वो जो रात में जो निकलते हैं वो देखने के लिए, राउंड के लिए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह खुला हुआ है, और अंदर जो उन्होंने वो देखा वो सामने आज वो बता रहे हैं।
और वो सभी रसूखदार लोग थे, जैसा उनका कहना है। इवन कि वहाँ पे कुछ लड़के भी छात्र जो उनके करीबी, जो संदीप घोष के जो करीबी लोग छात्र थे, वो भी उस गेस्ट हाउस का उसी रूप में इस्तेमाल करते थे। ये अख्तर साहब का है, ये आप भी जाकर करके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, उनका पड़ा हुआ है इंटरव्यू। सोचिए कि मतलब, और संदीप घोष जो है उसके बारे में ये भी एक चीज़ पढ़ने को मिल रहा है कि जब भी कुछ मामले आते थे तो उसे वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता था, फिर 6 महीने के बाद उसको फिर से वहीं पे पोस्टिंग हो जाती थी। ऐसा क्या है भाई, हर 6 महीने के बाद उसकी वहीं पोस्टिंग हो जाती है, हर 6 महीने के बाद उसकी वहीं पोस्टिंग हो जाती है। और उसने 4-4 लोगों को अपने आसपास रखा था। उन्होंने एक सोनू का नाम बताया, संजय राव, और एक कोई और लड़का था, कौन खान करके कोई एक लड़का था, मैं नाम भूल रहा हूँ। और ऐसे लोग, अगर मुझे तो लगता है जिस तरीके से रिपोर्ट छन करके आ रही थी, और जैसा उनका कहना है, और बाकी जो उसके साथ जो इंटर्न डॉक्टर्स जिसकी इस तरह से निर्मम हत्या की गई, वो उसके कुछ सहयोगियों का या वहाँ के डॉक्टर्स लोगों का, या बाहर जो कुछ लोग वहाँ से पढ़कर पास आउट हैं, या इनकी अख्तर साहब की बात करें, तो संभवतः ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि उस इंटर्न डॉक्टर को शायद इसके बारे में जानकारी थी, कुछ ऐसी बातें पता थी, उसके पास एक डायरी थी जिसमें उसको कुछ प्रूफ उसने रख रखे थे, जिसके वजह से ये एक घटना को अंजाम दिया गया। वो रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में गई, और सेमिनार हॉल में अकेली गई। कैसे पता था जो बाकी लोग, मुख्य आरोपी जिसे आरोपी बनाया गया है संजय राय को, उसको कैसे पता था कि वहाँ पे वकील है? और जिस तरीके से जो रिपोर्ट आई डॉक्टर्स का, और उसके बाद पुलिस का वहाँ कोलकाता पुलिस जो है, पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुरुआती में इसे, ये बड़ा ही, मतलब क्या मैं बोलूँ इसको, दिलचस्प नहीं बोल सकता इसको, मैं बोलूँ कि सीधे सीधे बचाने की कोशिश की जा रही थी अपराधियों की, पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, जो आज ममता बनर्जी और उनके चेले चपाटे जितने भी नेता जो आज हंगामा कर रहे हैं किसके खिलाफ, जिस हर मैंने फालतू का खिलाफ जो कर रहे हैं, मतलब पहले ने पुलिस ने कहा कि वो आत्महत्या की है, बाद में रिपोर्ट जब ये सारा मामला हुआ, और अभी आप ये देखें कि जब वहाँ पे उसके विरोध में, जब इसके आक्रोश में आकर करके पूरा जो कोलकाता उमड़ पड़ा, उसमें चाहे वो वकील लोग हो, सब फर्टर्निटी से जितने भी लोग, अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, वो आकर के सड़कों पे जब आ गए, प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन, तो अचानक से वहाँ पे 50 लोगों का जत्था पहुँचता है। और उसके आने से पहले ही वहाँ से, जिस तरह से रिपोर्ट में देखा गया, जिस तरीके से आपका न्यूज में देखा गया, मतलब बताया गया कि पुलिस जैसे ही उन लोगों का आना हुआ, उससे पहले ही पुलिस वहाँ से चली गई। बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पे जो फंसे हुए थे, उन्होंने वीडियो जारी किया सोशल मीडिया के थ्रू। अभी तो ये भी हो रहा है कि सोशल मीडिया पे ममता बनर्जी के खिलाफ जो भी कोई बोल रहा है, लिख रहा है, उसको, इवन कि ममता बनर्जी का बहुत बड़ा फैन एक ट्विटर पे, एक्स पे जो है, जैकी यादव, उन लोगों का, मोदी का सबसे बड़ा विरोधी है, उसने कुछ लिखा, उसको भी कंप्लेन चला गया, उसको भी नोटिस थमा दी गई। अभी आज एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी हो रहा है। और उसके बाद क्या है, ध्रुव राठी जैसे जो लोग, पालतू लोग हैं, जो ये लोग जर्मन शेफर्ड, वो अभी वीडियो नहीं बना रहा है, वो वीडियो बनाया भी 2 मिनट का, तो उसमें क्या कहता है वो, कि कबीर सिंह और एनिमल जैसे मूवी के वजह से ये सब सारी घटनाएं घटती हैं। आज रवीश कुमार के मुंह बंद, इसलिए वो डिफेंड करने के लिए ममता बनर्जी को क्या कह रहा है कि अगर ये ममता बनर्जी अगर बीजेपी के सीएम होती तो इतना उनके ऊपर दबाव नहीं होता जितना भी दबाव। नहीं, इलॉजिकल इन लोग बात करता है, और लोग कहता है कि ये ध्रुव राठी और रवीश कुमार मतलब सेंसिबल बात करता है, बहुत ज्ञानी लोग हैं। मतलब वो जो घटनाक्रम हुआ, वहां पे 50 लोग आए थे, वो पूरी कोशिश उन्होंने करी थी कि जैसा वो अख्तर साहब ने भी कहा कि पूरा वो मैंने खत्म करने की कोशिश की, वहाँ का जो कोई सबूत थे उसको मिटाने की पूरी कोशिश करने की वो साजिश थी। लेकिन उसके बाद जब सफल नहीं हुआ तो ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट क्या दिया कि बाम और राम, मतलब भाई ये पॉलिटिकल आपका कुछ भी हो, उसमें राम को बार बार क्यों लाना? लोग कहता है कि बीजेपी राम को लाता है, ममता बनर्जी राम को क्यों लेकर के आए? वो कहना था तो बाम और बीजेपी कह सकते थे ना, बाम और राम क्यों बोली वो? आज बिहार का मतलब जो है फिल्म इंडस्ट्रीज में, वो पहले बीजेपी में रह चुके शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे, आज ये था, वो पूरे के पूरा मतलब इसके लिए बीजेपी को जिम्मेवार ठहरा। उस बुढ़ापे में उसकी सटक गई, ये समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है, तुम्हें सांसद 2 बार से वहां से बन रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कितना भी नीचे गिर जाओ सांसदी के लिए, टिकट सीट के लिए। कहाँ तो तुम उसूलों की बात करते थे, हैं उसूलों बने, ये हो तो वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारा डायलॉग बाजी मार रहे थे। वाजपेयी जी के दुहाई के, वाजपेयी जी के बहुत प्रिय थे, आडवाणी जी के प्रिय थे।
अगर इतनी भी शर्म बची हुई है तो तुम अभी पार्टी से इस्तीफा दो और संसदीय से इस्तीफा दे दो। बीजेपी उसमें क्या कर रही थी वहां, जब सारी बातें वहां पे निकल कर करके सब जगह से आ रहा है कि उसमें वहां पे रस माने जो सत्तारूढ़ दल के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कि नाम नहीं लोग बता रहे, वो तो पता नहीं सीबीआई भी ले नाम खुलासा करेगी कि नहीं करेगी, अब तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। जिस तरह से लिपापोती करने की कोशिश पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा हुआ, उस समय तुम कहाँ थे? उस समय तुमको इसके बावजूद लगता है कि बीजेपी ने करवाया था? शर्म नहीं आता है? तुम्हारी भी एक बेटी आज, ठीक है, वो जहीर इकबाल से शादी कर ली, पहले तो रामायण घर का नाम रखकर चुल्लू और पानी में डूब मरो। रामायण का नाम रखा तुम्हारा, तुमने घर का, तुम भाई राम भरत शत्रुघ्न सब तुम लोगों ने नाम रख लिया, उससे तुम क्या हो जाओगे? लेकिन अगर तुम्हारे बेटी के साथ अगर यही घटना घटती तो तुम आज भी वही राजनीतिक कर रहे होते जो अभी कर रहे हो। बहुत ही घृणित, मतलब जितनी शब्द मतलब कम पड़ रहे हैं मुझे, मैंने इसकी जितनी निंदा की जाए, अगर मुझे तो लगता है कि सीधा सीधा अगर आरोपी जितने भी मिले, जितने भी लोग उसमें, जैसा अंदेशा जताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, अगर वैसे सारे लोग पकड़े जाएं तो सभी को, ऐसे 37 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, पूछताछ भी चल रहा है और मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे का बयान, संजय राय और संदीप घोष का मैच नहीं कर रहा है बयान एक दूसरे से। सरेआम इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि मतलब एक एक अंग काटना चाहिए इन लोगों को चौराहे पे खड़ा कर करके, तभी जो है लोगों का रूह कांपेगी। फांसी का सजा भी मतलब मुझे लगता है कम है इन लोगों के, इन जैसे लोगों के लिए। चाहे वो मुझे बिहार की घटना को देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में कि एक छूट बने, एक लड़की के साथ जिस तरह से दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिए गए जगह जगह से। क्या हो रहा है इस देश में? क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं? 12 साल से हम सिर्फ कैंडल ही जला रहे हैं। 12 साल से ये सेलिब्रिटी लोग बस सोशल मीडिया पे ही कुछ बस अपना पोस्ट करके अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं। हम 15 अगस्त का विश क्यों करें? क्योंकि ऐसा हो रहा है। अरे कुछ करो, तुम लोग भी करो। सबसे ज्यादा तो अगर सही में मैं बोला जाए तो, अगर थोड़ा देर के लिए भी सोचा जाए तो मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अगर समाज में आज इतना गंदगी है तो तुम लोगों की वजह से है। कि अब तुम लोगों की फिल्में नहीं चलती है तो तुम लोग सिर्फ नग्नता परोसते हो, कहानियां नहीं, नग्नता परोसते हो। तुम लोगों को मैंने ये सब बोलने का हक नहीं। ठीक है, तुम लोग अभी अभी क्या, अगर अभी था तो कम से कम कुछ तो ऐसा इनिशिएटिव लेते जिससे कि लगता कि हाँ नहीं तुम लोग भी कुछ सही में सोच रहे हो। सिर्फ सोशल मीडिया पे आए, ट्विटर पे आए, इंस्टाग्राम पे आए, अपना पोस्ट डाल दिया, चेप दिया, उसके बाद अपना दारू की बोतल लिया, आराम से सिगरेट लिया, ऐश मौज किया, हो गया तुम्हारा काम खत्म। पॉलिटिकल लोग अपना इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ये नहीं कहा, सिर्फ बोला जिला वहां के प्रशासन का मतलब दोष, पूरी सरकार को उसने कटघरे में नहीं खड़ा किया, बाकी जैसे जहां करता है। आज राहुल गांधी वहां नहीं जा रहा है, सब जगह जाने को, हथरस जाने के लिए वो एकदम कि हम, ऐसा स्टेटमेंट ट्विटर पे आज भी पड़ा हुआ है कि कहा था कि मुझे दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हाथरस जाने से रोक देगा। आज तुम्हें कौन रोक रहा है पश्चिम बंगाल जाने से? कौन रोक रहा है तुम्हें? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें वो सूट नहीं करता, इसलिए नहीं जाओ। बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं जाना चाहता था। मैं जब इसकी कहानी इस बच्ची की पढ़ा तो मुझे लगा कि बोले इतने जो संघर्ष के कर करके वहां तक पहुंची थी, उसके परिवार ने संघर्ष किया। एक दर्जी, मामूली से दर्जी का मतलब वो बेटी थी और उस मुकाम तक पहुंची थी। अब वो चाह रही थी कि अपने घर को ये करने के लिए, उसको क्या मिला उन लोगों को, साले उस एक बच्ची को इस तरह से मार कर करके। आप, क्या मैं बोलूँ, मैं बस इसी सब शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, फिर दूसरे वीडियो में मिलता हूँ।